हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर वाले पार्ट को अच्छे से समझा, हमने उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को समझा, हमने जाना कैसे एक सब्जी जो है मंडी तक पहुंचती है और उसके बाद कैसे कैसे स्ट्रक्चर बदलती है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने एक इंडिविजुअल पार्ट को समझने की कोशिश करी, जिसमें हम लोग सिंपल धान, अनाज, चावल ऐसी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का ये पार्ट होता है। अगर जैसे हमारी इकोनॉमी है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जैसे एक हमारा एग्रीकल्चर है, उस एग्रीकल्चर के ही अंदर ये कुछ और पार्ट्स आते हैं। ठीक है, जो अब हम इसमें वीडियोज में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखो, रूरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो रूरल इकोनॉमी में एक जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि जहां से रोजगार जनरेट हो रहा है, वो होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। उस एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद एक और सेक्टर आता है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर कहलाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रीकल्चर आएगा इसमें पार्ट्स में, थोड़ा सा हम इसको नॉन एग्रीकल्चर बोलेंगे। नॉन एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो जाएगा जैसे कि हमारा इसमें दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हमारा एग्रीकल्चर में आएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, लेकिन उसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर पार्ट जो है हम थोड़ा उसके बारे में समझेंगे और क्यों जरूरी है, मतलब लोग एग्रीकल्चर में ही क्यों फिर काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जा रहा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सोर्स है, तो उसी में सारे लोग तो काम नहीं करेंगे। और फिर दूसरी बात है कि सीजन भी नहीं होता है हमारे इंडिया में। 3 सीजन होते हैं, जैसे कि खारिफ ग्रुप, राबी ग्रुप और ज़ैद ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं खारिफ ग्रुप की बात करूं तो खारिफ ग्रुप हमारा आता है जो राइस वाला सीजन होता है, यानी कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा राबी सीजन आता है। तो अब जो खारिफ सीजन है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं और फिर उसके बाद वहां से एम्प्लॉयमेंट हटके दूसरे सेक्टर्स में कैसे ट्रांसफर हो जाता है। तो थोड़ा उसको समझते हैं। तो देखो, वीडियो की शुरुआत करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। सो डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स पे काम करता है। पहला आता है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न और दूसरा आता है शिफ्ट ऑफ द वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एलाइड। तो चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि अब क्या हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है कि भाई देखो, राबी क्रॉप्स है, खारिफ क्रॉप्स है, ज़ैद क्रॉप्स है। ठीक है, तो हर एक में क्या होता है कि क्रॉपिंग पैटर्न में ऐसा होता है कि भाई जरूरी नहीं है कि एक टाइम पीरियड में उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट रहेगा। तो क्या होता है कि फिर जैसे अब खारिफ ग्रुप्स की बात करें तो खारिफ ग्रुप्स में क्या होता है, खारिफ ग्रुप में बरसात ज्यादा होती है, तो उसमें पैदावार ज्यादा होती है, तो इसलिए खारिफ ग्रुप में ही ज्यादातर चीजें उगाई जाती हैं। तो इसलिए फिर जब ज्यादा चीजें उगाई जाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा। लेकिन राबी ग्रुप में उतना नहीं होता है, उसमें डिमांड कम हो जाती है, ऊपर से फिर इरिगेशन फैसिलिटी भी कम होती है, बरसात कम होती है। ठीक है, जैसे जून जुलाई के महीने में देखेंगे तो उसमें बरसात ज्यादा होती है, तो इसलिए उसमें ही सारी फसल ज्यादा से ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, तो एक तो ग्रुपिंग पैटर्न हो गया, दूसरा हो गया शिफ्ट ओवर द वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एलाइड। तो हम डाइवर्सिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, कि मतलब कैसे एम्प्लॉयमेंट में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो दूसरा आता है हमारा शिफ्ट होना काम का, किससे, एग्रीकल्चर से एलाइड। अब एलाइड कौन सा होता है, चलो उसको पढ़ेंगे। तो पहले एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं बता दूं, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मोस्टली इन खारिफ सीजन, लो इन राबी सीजन, एंड दैट्स व्हाई द अदर एम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी इन अदर सेक्टर्स। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि खारिफ ग्रुप्स का क्या है कि बरसात ज्यादा हो रही है तो इसलिए उसमें ज्यादा डिमांड है एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, बरसात ज्यादा, जैसे जून जुलाई का महीना होता है उसी में खारिफ सीजन की स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग राइस, बाजरा, सोयाबीन ऐसी चीजें उगाई जाती है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं, पानी अच्छा आएगा, बरसात अच्छी होगी, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा। फिर जब राबी का टाइम आता है तो उसमें जो है बरसात की जो है मात्रा कम हो जाती है, बरसात कम होगी तो इसलिए फिर उसमें इरिगेशन फैसिलिटी कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो लोग अब दूसरे कौन से एम्प्लॉयमेंट की तरफ टिल्ट होते हैं। तो दूसरा एम्प्लॉयमेंट आता है हमारा एलाइड एक्टिविटी। तो एलाइड एक्टिविटी में पहला क्या आता है हमारा, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, देखो, मिक्स्ड क्रॉप, लाइव स्टॉक। तो एनिमल हस्बेंड्री यानी आपको वर्ड सुन के पता चल रहा होगा, जानवरों की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि जानवरों का पोषण पालन करना। लेकिन उसी के आगे एक लाइन लिखी हुई है, मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। तो मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम क्या है, इसको जरा ध्यान से समझो। तो देखो, हम लोग जानवरों को पाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोग फसल उगा रहे हैं, अब ये एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर से भी और हमारा एनिमल से भी। अगर हम जानवरों को पाल रहे हैं, जैसे हम गाय की बात करें तो गाय का क्या होता है, गाय के लिए धान काटी जाती है ना, जो अगर फसल, जो बची हुई फसल होती है हम लोग वो लेकर आते हैं खेत से। ठीक है, वो किसके लिए, गाय के चारे के लिए लेकर आते हैं, फिर गाय उसको खाती है और उससे क्या होगा, उससे गाय जो है दूध देगी। दूध देने के बाद जो गाय का वेस्ट निकला हुआ होता है, जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, उसको फिर हम लोग एज अ खाद की तरह वापस खेतों में यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हो ना, मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, तो ये क्या होता है बेसिकली कि जानवरों को पालना, जानवरों को यानी कि जो खेत से बचा हुआ मटेरियल है वो जानवरों को खिलाना, जानवर खाएंगे, फिर उसका वेस्ट निकालेंगे और वेस्ट निकाल के वापस वो
उसी में खाद में काम आ जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा मिल्क प्रोडक्शन। तो एनिमल हस्बेंड्री में हमारा ये सारे जानवर आ जाते हैं, जैसे हम लोग जो भी पालते हैं जानवर, अगर मैं बात करूं भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सारे जानवरों को हम पालते हैं, दूध देते हैं मोस्टली सारे। उसके अलावा हम लोग बात करें अगर जैसे कि आपका जो बकरी हो गई, गोट हो गया या फिर मुर्गी हो गई, तो वो बाकी हमारा नॉनवेज मीट वगैरह में भी काम आ गया, ठीक है। उनको दाना देना है तो वो सब भी कहाँ से आएगा, खेतों से ही आएगा, ठीक। तो इसलिए एनिमल हस्बेंड्री क्या है, प्रोफेशन बन जाता है एग्रीकल्चर के बाद, जो लोग जिसमें ज्यादा इंटेलिजेंट है। और आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे तो जानवर की, अगर आप लोग उसमें देखेंगे जानवरों के सेक्टर में, तो कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि दूध की बात करूँ तो दूध सबसे ज्यादा जनरेट होता है गुजरात है। अमूल के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, कि कितना बड़ा सेक्टर है, कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके चलते हुए काफी सारा दूध का एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वहां से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जानवरों का लालन पालन करना कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही डायरेक्ट लिंक करता है। तो आप लोगों ने अक्सर गाँव में देखा होगा, जिन लोगों की खेती बाड़ी होती है उनके पास भैंस वगैरह भी रखी होती है, ताकि वो लोग क्या करते हैं, खेत का बचा हुआ जानवरों को खिला के अपना ऐसे ही चीजों को चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिशरीज। फिशरीज एक बहुत अच्छा हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादातर हमारे कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है, समुद्री तटों पे हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। और इवन वैसे भी हमारे इंडिया में क्या है कि जैसे कि लेक हो गए, तालाब हो गए, उसमें भी हमारे यहाँ नदियों वो मछलियों को रखा जाता है, पाला जाता है, और वहां से फिशिंग करवा के चीजों को बेचा जाता है। तो फिश की तो सबसे ज्यादा डिमांड है इंडिया में, ठीक है। फिश का ऑयल भी जो है काफी बेनिफिशियल होता है, तो फिश की सप्लाई है। तो बात करूं अगर मैं 64% एरिया अंदर से ही, यानी कि समुद्रों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो समुद्र से मछलियां लाके तालाब में छोड़ दी जाती है, उनको पाला जाता है, फिर उससे वो और पैदा हो जाती है उस तालाब में या लेक बना के आर्टिफिशियल तरीके से। तो सोचो 64 प्रोडक्शन जो है हमारे इंडिया में अंदर से ही हो जाती है, समुद्र से लाने की जरूरत ही नहीं होती, और 35% हमारा समुद्र से होती है। और यही पूरा इसका कंट्रीब्यूशन जो है 0.8% हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है फिशिंग इंडस्ट्री से, ठीक है ना। और उसके अलावा 60% हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं फिशिंग। तो इतनी ज्यादा डिमांड है इंडिया में और इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है हमारे देश में किसकी, फिश की जो डिमांड होती है। और सदर्न इंडिया में तो आपको पता ही है कितनी ज्यादा डिमांड होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में मैंने भी बात करी थी, तो ये भी हमारे एलाइड सेक्टर में ही आ जाता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिनल, फ्लावर्स, ट्यूबर क्रॉप्स, एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, ग्रास प्लांट्स वगैरह हो गए, जैसे टी, चाय के पौधे वगैरह, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर में आ जाता है हमारा सारा, जो हमारा बेसिक ग्राउंड लेवल का एग्रीकल्चर है वो तो हमारा अनाज, चावल, ये सब होता है। और अगर बाकी का जो बचा होता है वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो सब हमारा हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। तो उसका बिजनेस हो गया, लोग फूलों का बिजनेस करते हैं, फूल उगाना, ठीक है। ऐसे काफी सारे बिजनेस इसमें आए थे, तो इसको हम एलाइड सेक्टर में डालते हैं। तो जिसका 1/3 एग्रीकल्चर आउटपुट देता है, 6% जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और उसके अलावा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा हॉर्टिकल्चर में, यानी कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में इंडिया जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, सेकेंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ठीक है। तो ये सेक्टर थे एलाइड सेक्टर्स, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि यानी कि एग्रीकल्चर से अलावा और कौन कौन से रोजगार हैं जो रूरल एरियाज में हैं और उनमें क्या इंप्लीमेंटेशंस की जरूरत है। अब देखिए हर एक सेक्टर अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, लेकिन और बेहतर तरीके से इसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो इसमें जो ऑल्टरनेट दिया हुआ है ना कि अदर ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन, दैट इज आईटी सेक्टर, एक्सपेरिमेंट विद आईटी सेक्टर। अब हमारे देश में आईटी का कितना बड़ा बूम है आप सभी लोगों को पता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर इन चीजों में हो जाए तो और चीजों का बेहतर निर्माण हो सकता है, ठीक है। सरकार के द्वारा अगर कुछ पॉलिसीज लाए जाए, ये तो हम काफी टाइम से पढ़ ही रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं कमी है सरकार के द्वारा, ठीक है ना। फार्मर बिल्स लाए हुए लेकिन उसमें भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और दूसरा, लोग टेक्नोलॉजी से जो है ना अपडेट नहीं है। ये फिर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं करूंगा, मैं हर जगह की बात करूंगा। तो लोगों के अंदर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग पीछे हटते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से अपडेट होना पड़ेगा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं इसमें अगर और इंप्रूवमेंट चाहिए देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो बस ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप कर दी हैं। अब क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई डाउट है, और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।